ओम नमः शिवाय। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आवाज़ साफ़ है और सुनाई दे रही है, तो कृपया चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज़ क्लियर है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। धन्यवाद नेहा जी। सर्वप्रथम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को नमस्कार और धन्यवाद देती हूँ कि आज के सत्र जिसका विषय है गर्भवती महिलाओं के लिए योग और पोषण के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद आप सभी की, आप पूरी टीम को मेरा सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने आपके मैसेज देख लिए हैं, आवाज़ क्लियर है। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चलिए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। माँ बनना कुदरत का सबसे अनमोल उपहार है। जैसे किसी तपस्या के बाद में वरदान प्राप्त होता है, एक घनघोर तपस्या के बाद में जो वरदान मिलता है, वैसे ही माँ बनने का जो ये 40 सप्ताह का पीरियड्स होता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है एक महिला के लिए। इसमें बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ और शारीरिक परेशानियों को वो झेलती है। तो इन 40 सप्ताह की यात्रा को सुखमय बनाने के लिए मैं योग प्रशिक्षिका उमा लड्ढा धामनोद मध्य प्रदेश से आपके सम्मुख आमंत्रित हूँ। चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत हम करते हैं। और हर एक स्त्री के जीवन जो कि एक सुखमय पल होता है माँ बनना, हर स्त्री का सपना होता है माँ बनना, उसकी इस यात्रा को और सुलभ और आनंदित बनाने का मैं प्रयास करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि जब भी एक स्त्री माँ बनती है तो बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में, उसके मस्तिष्क में होती है। उसके शरीर के प्रति, उसके फिज़िकल चेंजेस के प्रति उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो समझना चाहती है। तो इन चेंजेस को लेते हुए प्रेगनेंसी के समय क्या क्या दिक्कतें आती है, इस पे हम बात करेंगे और उन दिक्कतों को हम कैसे, धन्यवाद, ठीक है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना जी। इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं योग के द्वारा। जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं लेडीज़ हैं, गर्भाशय में गर्भ आता है, शिशु आता है, तब उनमें चिड़चिड़ापन, सीने में जलन, कब्ज़ बनना, ब्रेस्ट में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, स्वेलिंग होना, यूरिन की शिकायतें, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे वो घिरी रहती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सल्यूशन है, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक ही सल्यूशन है, वो कि योग। अब मैंने जैसा बता दिया है, योग सर्वविदित है, सब जानते हैं। योग के करने के बहुत सारे लाभ हैं, हर एक उम्र में योग किया जाता है, लेकिन गर्भ अवस्था में योग कैसे बेनिफिशियल हो ये हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारी सोच रहती है कि 3 मंथ का जो हमारा स्टार्टिंग पीरियड्स रहता है, फर्स्ट सेकंड 3 माही जिसे हम बोलते हैं, तो इस बीच थोड़ा सा रिस्की रहता है। पुराने ज़माने में या फिर हमारे आसपास के लोग ऐसा बताते हैं कि 3 महीने तक तो बताया भी नहीं जाता कि स्त्री गर्भ से है।
तो ये जो 3 महीने का पीरियड्स है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हम योग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप इन 3 महीने में भी योग कर सकती हैं। लेकिन योग कैसे करना है और किस तरीके से करना है और कौन कौन से आपको प्राणायाम और आसन करने चाहिए, इसके लिए मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। इन 3 महीने में भी योग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम करते हैं तो ये 3 महीने का जो पीरियड्स होता है, इसमें गर्भपात के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमें बताने के लिए मना किया जाता है, या हम डॉक्टर का प्रिकॉशंस लेते हैं, जिसमें फॉलिक एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। लेडीज़ों को फॉलिक एसिड्स दिया जाता है उनके खाने के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, ताकि उनका गर्भाशय तैयार हो सके बेबी को रखने के लिए, शिशु को रखने के लिए। तो अब हम योग के लाभ समझेंगे कि योग के लाभ क्या है। जिन्होंने कभी योग नहीं किया है उनके लिए थोड़ा सा पेचीदा है उसे समझना, क्योंकि बहुत वैसे ही गर्भावस्था में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, और उसके बाद जब वैचारिक रूप से हम तर्क करें तो हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता इंसान। तो इसी के लिए एक योग प्रशिक्षक का फ़र्ज़ है कि उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए। हमारे टॉपिक पे हम आते हैं कि योग से क्या क्या लाभ होते हैं। तो योग से गर्भावस्था में सबसे पहला लाभ जो होता है वो होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनता है हमारा, उसको योग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। योग के द्वारा आपका रक्त संचरण अच्छा रहता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल आपका बना रहता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप योग करेंगे, इन 9 मंथ में, 9 महीने में आप योग करेंगे, तो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल लेने की क्षमता है वो प्राणायाम के द्वारा इम्प्रूव होगी। तो आपको इसका कोई भी जैसे ऑक्सीजन लेने से कोई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होगा, और आपको थकान जो कि आम महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो नहीं होगी, आप इससे बच पाएंगी। थर्ड जो पॉइंट्स है, ये आपको तो प्रोटेक्ट करेगा ही, बल्कि आपके शिशु का भी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि आपके शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास आपके ही द्वारा होता है, आपके विचारों के द्वारा होता है। योग आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है, आप में क्षमताएं बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, क्योंकि जब ब्लड प्रवाह अच्छा होगा, उसे अच्छी मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो उसका विकास अच्छा होगा। थर्ड, योग की जो यात्रा है, ये 9 महीने की यात्रा, वो आपको तैयार करती है डिलीवरी के टाइम होने वाले दर्द और मानसिक परेशानियों को अलग करने के लिए। मतलब जब डिलीवरी के टाइम जो दर्द होता है, लेबर पेन होता है, उससे ये उसकी क्षमताओं को बढ़ाता है। योग हमें इतना परिपक्व बना देता है कि हम इस यात्रा को कंप्लीट कर सकें, और उसके बाद की जो जर्नी होती है, जब शिशु हो जाता है, तब हमारे बॉडी में जो चेंजेस है, जो कि महिलाओं में बाद में और पहले पीठ दर्द होना, पेल्विक मसल्स कमज़ोर होना, ये सब प्रॉब्लम्स जब सामने आती है, तो जब हम योग करते हैं तब 9 महीने तक ना तो आपको किसी दर्द की शिकायत रहती है, और 9 महीने के बाद भी जब शिशु हमारे सामने होता है, उसके बाद भी माँ तैयार होती है अपने इस सारे चेंजेस को सहन करने के लिए, और अपनी जब तक कि वो इस यात्रा में अपने शरीर को एक सुव्यवस्थित और एक गठित और मजबूत बना लेती है। ये तो योग के लाभ हो चुके। ऐसे अनगिनत लाभ हैं, अनगिनत लाभ, जिस दरमियान हम गर्भाशय में, शिशु हमारे गर्भाशय में होता है, उस दरमियान हम योग करते हैं। तीसरा, इसमें जब योग विषय है तो इसमें मेडिटेशन, ध्यान, ये सब आते हैं।
एक गर्भवती स्त्री को सुनने के लिए प्रेरित किया जाता है अच्छे विचार, अच्छे ग्रंथ, अच्छी शिक्षाएं, ताकि गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भ में ही संस्कारवान हो सके। तो आज के इस प्रेजेंट का जो समय हमारा बीत रहा है, जो युग है, उसमें बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने शिशु को संस्कारवान बनाने की, उसे हमारे रीति रिवाजों, हमारी पद्धतियों से जोड़ने की, जो कि एक माँ का कार्य है कि वो अपने 9 माह अपने गर्भ में ही शिशु के ज्ञान को विकसित करें, जिसे गर्भ ज्ञान, गर्भ गीता कहा गया है। गर्भ गीता में इसका सार मिलता है हमें कि गर्भाशय में शिशु को क्या क्या ज्ञान, और ये तो सर्वविदित है, ये हमने सबने सुना है कि जब अर्जुन ने सुभद्रा जी को चक्रवेदन का सुनाया था, अभिमन्यु जब उनके गर्भ में ही थे, तब उनके गर्भ में ही थे, तब जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो गर्भ में ही सुन रहे थे। तो बच्चा हर एक चीज़ सुनता है और समझता है गर्भ में ही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसे सकारात्मक सोच दें, सकारात्मक चीज़ों के प्रति उसका लगाव हो, माँ का लगाव हो, और हमारा जो आसपास का माहौल है, इसमें परिवार का भी विशेष रोल जाता है। अगर परिवार का माहौल सकारात्मक है, आनंदित है, तो आपका शिशु सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा के साथ में पैदा होता है। तो चलिए, आज के जो योग अभ्यास में हमने इसकी समस्याओं को समझा, गर्भ धारण करने के समय और 9 महीने तक जो गर्भ में माँ समस्याएं झेलती है, शारीरिक और मानसिक विकार, और जो योग से लाभ हैं वो मैंने आपको समझाए। अब हम बात करते हैं कि आसनों की या फिर प्राणायाम की बात करते हैं। तो जब भी बात आती है योग की करने की, तब मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 मंथ तक आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो मैं बता रही हूँ वो आप करिए। आप 9 मंथ तक इसको कर सकते हैं। लेकिन जब आसन की मैं बात करती हूँ तो आसन में हर मंथ चेंजेस आते हैं। चूँकि मैं एक योग प्रशिक्षिका हूँ और मैं प्रशिक्षण देती हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रही हूँ कि हर महीने हमें उस लेडी के हिसाब से, क्योंकि हर एक लेडी का टाइप अलग होता है, हर एक लेडी की क्षमताएं अलग होती हैं, हर एक लेडी की इम्यूनिटी अलग होती है, तो उनके हिसाब से हम उनको आसन करवाते हैं, जिसमें कभी हम ऐसा नहीं कहते कि योग में फास्ट एक्सरसाइज नहीं हो सकती, या फिर ये अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार करवाई जाती है। लेकिन जिन लोगों को डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, जिनके फैलोपियन ट्यूब्स में दिक्कत है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तब हम डॉक्टर से डिस्कशन करे बिना कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और ज़रूरी है कि 3 मंथ में पहले ही आप डॉक्टर्स के पास जाएं, प्रिकॉशंस लें, ताकि वो 3 महीने तक जो भी आपको विटामिन्स देना है, जो भी गर्भ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन्स देना है, वो आपको दे, ताकि आप गर्भपात जैसी कुटिल समस्या से आप निजात पा सकें, या फिर किसी महिलाओं को ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज जो एक्सरसाइज है, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं, 4 टाइप की एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। पहली एक्सरसाइज है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज सेकंड जो एक्सरसाइज आएगी उसमें एब्डोमिनल एक्सरसाइज होगी। थर्ड एक्सरसाइज जिसमें अनुलोम और विलोम, जिसे नाड़ी शुद्धिकरण प्राणायाम कहते हैं, वो होगा। फोर्थ एक्सरसाइज जिसे कीगल एक्सरसाइज कहा जाता है। अब मैं हर एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगी और हर एक्सरसाइज को परफॉर्म्स करके आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से करना चाहिए और हम क्या क्या गलतियां करते हैं एक्सरसाइज करने के दरमियान। तो प्लीज़ देखिए, समझिए। सबसे पहले हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे आते हैं।
डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पहले इस एक्सरसाइज के बारे में समझ लीजिए। जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, इसमें माँ का ऑक्सीजन लेवल को हम ज़्यादा से ज़्यादा, माँ में ऑक्सीजन की जो अपूर्ति होती है उसे पूर्ति करते हैं इस प्राणायाम के द्वारा, इस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के द्वारा, जिससे रक्त का पूरा प्रवाह होता है, बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिशंस मिलता है और माँ मानसिक रूप से शांत रहती है। चलिए हम इस एक्सरसाइज के आगे आते हैं परफॉर्मेंस पर। इस एक्सरसाइज को करते समय दोनों, एक हाथ लंग्स पे रखते हैं हम और एक हाथ पेट पर, लंग्स और पेट, ठीक है, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज करें आपके पेट पर दबाव ना हो, सिर्फ आपका ध्यान आपके लंग्स पर हो। आपके लंग्स को आपको इनहेल करना है और लंग्स को एक्सहेल करना है। पेट पर हाथ रखेंगे ताकि पेट पर कोई प्रभाव ना हो। अब इस समय जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हम 7 और 11 का रेशो मैनेज करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गर्भवती महिलाएं कभी भी श्वास को ना रोकें, क्योंकि वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है उनके अंदर, थकान महसूस होती है। अगर वो कुंभक यानी सांस को रोकती हैं तो उनकी समस्याएं थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो सांस को नहीं रोकना है, आपको ब्रीथ लेना है। अब इसमें 7 और 11 का अपनी क्षमता के अनुसार रेशो मैनेज करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? श्वास नाक के द्वारा लेते हैं और मुंह के थ्रू धीरे धीरे करके बाहर छोड़ते हैं। मन में काउंटिंग करेंगे ताकि आपको रेशो मैनेज हो सके। आप महसूस करें कि इतना ऑक्सीजन लेवल हम गया है अंदर हमारे, और धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। श्वास लेंगे, धीरे धीरे वापस से बताती हूँ। श्वास लंग्स पर रखेंगे, हाथ पेट पर रखेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे, एक्सहेल करेंगे। ये आप 5 to 10 टाइम्स कर सकती हैं। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो महिलाएं कॉमन मिस्टेक्स करती हैं, वो क्या होती है जिससे उन्हें प्राणायाम का कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे करती, ना तो आपको फोर्सली सांस लेना है। अगर मैंने बता दिया है रेशो 7 तक आपको इनहेल करना है, 11 तक आपको छोड़ना है, तो इस बीच ना तो आप फोर्सफुली सांस लेंगी ना फोर्सफुली सांस छोड़ेंगी। ज़्यादा तानना नहीं है अपने आप को। जितना इजी आप सांस लेंगे और जितना इजी आप सांस छोड़ेंगे, बस वही प्रोसेस आपको अपनानी है। वापस से करेंगे। इतनी जल्दी सांस लेनी भी नहीं है और इतनी जल्दी सांस छोड़ना भी नहीं है। इजी तरीके से श्वास लेंगे, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। और जब भी हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, जब भी हम योग की शुरुआत करते हैं, तो ईश्वर को ध्यान में रख के करते हैं। जब भी आप योग सत्र की शुरुआत करें, ईश्वर की प्रार्थना के बिना नहीं करनी चाहिए। हम प्रार्थना में ओम नाद का उच्चारण करेंगे। श्वास इनहेल,
सांस। सेकंड जो एक्सरसाइज है हमारी वो है एब्डोमिनल एक्सरसाइज। पेट पर, दोनों हाथ पेट पर रखते हैं। इस समय हम स्पर्श देते हैं हमारे शिशु को, क्योंकि माँ के स्पर्श को वो गर्भ में ही समझने लग जाता है। जितना आप स्पर्श देंगे, कहते हैं माँ का स्पर्श, चाहे शिशु हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ का स्पर्श उसकी हर पीड़ा को हर लेता है। तो हम अपने शिशु को स्पर्श देंगे दोनों हाथ रखते हुए। गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस। आज का टॉपिक गर्भावस्था में साधक सौरभ जी का मैं आंसर दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो गर्भावस्था में योग और पोषण के बारे में है। जी, मेरी आवाज़ कम आ रही है, मैं लाउडली थोड़ा सा और बोलने का प्रयास करती हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सके। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो हमने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझी, सेकंड एक्सरसाइज जो हमने एब्डोमिनल एक्सरसाइज समझा, थर्ड एक्सरसाइज जिसे हम अनुलोम और विलोम एक्सरसाइज कहते हैं, नाड़ी शुद्धिकरण, जिससे 72,864 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, जिससे माँ को तनाव मुक्त रहती है। अगर माँ तनाव मुक्त है तो शिशु भी आपका सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उसका जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है वो अच्छी तरह से होता है। आशा करती हूँ सौरभ जी अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो हम नाड़ी शुद्धिकरण का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस। इस समय जो मुद्राएं बनाते हैं वो इस टाइप की। अगर आपसे मुद्रा नहीं बनती है तो कोई परेशानी नहीं है, आप इजी वे में करिए। इसमें हम राइट नोज से श्वास लेते हैं और धीरे धीरे करके लेफ्ट नोज से श्वास छोड़ते हैं। इस बीच आपको ध्यान रखना है कि आप श्वास नहीं रोकें। कोई गर्भावस्था में श्वास को नहीं रोकना चाहिए। किसी भी प्राणायाम के दौरान अगर आपको अनकंफर्टेबल रहता है तो आप अपने हिसाब से रेशो का मैनेज करें और धीरे धीरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे जितनी श्वास लेंगे उससे ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे। ये धीरे धीरे प्रयास करने पर डे बाय डे आपका श्वास लेने की जो प्रक्रिया है डे बाय डे विस्तार होता है। इसमें जैसे जैसे आप अभ्यास करती जाएंगी आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी और आपका श्वास लेने की जो प्रोसेस है उसमें विस्तार हो जाएगा। आपकी लंग्स कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएगी और इस समय जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उस समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। वापस से श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ें। जिस नाक से आपने श्वास छोड़ी है उस नाक से वापस इनहेल करेंगे।
बिना किसी फोर्स के साथ में जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही लंग्स को फुलाएंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस समय अनुलोम और विलोम करते समय आपको इतना स्मूथली करना है कि आपकी आवाज़ डिस्टर्ब आपको ना करे, मतलब ना श्वास की आवाज़ आए ना आप डिस्टर्ब, बिल्कुल स्मूथली लेना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। हर एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार कर सकती हैं। दिन में 2 बार कर सकती हैं। इसमें खाने का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ऐसे योग खाली पेट किया जाता है, लेकिन जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब हम उसे खाली पेट रहने की सलाह नहीं देते हैं। उसे हर 2-3 घंटे में मील लेना पड़ता है, खाना भोजन कुछ स्नैक्स वगैरह लेने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप अभ्यास करें, चाहे वो मॉर्निंग में उठ के हो या फिर कभी भी आप अभ्यास करें, आधा 1 घंटे पहले कुछ खा ले, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा ले, उसके बाद ही अभ्यास करें। क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे जी मचलता है, वॉमिट होती है, जिसे हम नोशिया बोलते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स यही चालू होती है कि जब हम बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं। नॉर्मल डे में जैसे एक स्त्री गर्भवती नहीं है तब तो वो रह सकती, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके गर्भ में शिशु आ जाता है, तब आपको इसका ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना है। ठीक है, आपको ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना है। इस दरमियान जब हम जैसे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे उल्टियाँ सुबह के टाइम क्यों होती है? जब आप सोते हैं 5 से 6 घंटे का जो पीरियड्स होता है, तब आप खाली पेट होते हैं, बिल्कुल स्टमक आपका एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी होने के बाद में जब आप सुबह उठते हैं तो उसमें एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपको वॉमिट होती है, उसका नोशिया होता है। तो इसको कम करने के लिए आप थोड़ा सा कुछ खा लें। इसमें फ्रूट्स आप ले सकते हैं, नट्स आप ले सकते हैं, तो ये आपकी दिक्कतों को काफ़ी कुछ कम कर देगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे पोषण के भाग में। अब जो हमारी 4th एक्सरसाइज है वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में आप जब आपका फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ से 9 मंथ तक आप कर सकती हैं कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के लाभ ये होते हैं कि आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं उनको वो स्ट्रांग बनाते हैं। आपका जो डिलीवरी के टाइम का जो पेल्विक पैंस होता है, उसके लिए वो आपको परिपक्व बनाते हैं, आपको स्ट्रांग करते हैं। इसमें रक्त संचारण अच्छा होता है इस एक्सरसाइज को करने से। और थर्ड जो लाभ होता है कि डिलीवरी के बाद भी जो आपको पेन होते हैं उसमें भी ये कारगर होती है। कीगल एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकती हैं और 5-6 टाइम्स इसको करना चाहिए, क्योंकि जो यूरिन की समस्याएं होती है, जब आप बेबी आपके गर्भ में होता है तब बहुत सारी महिलाओं को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। इस समस्याओं को भी काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है कीगल एक्सरसाइज के द्वारा। कीगल एक्सरसाइज में आप लेट कर सकती हैं, आप खड़े कर सकती हैं, आप चेयर पर बैठ के कर सकती हैं, आप साइड टर्न लेकर कर सकती हैं, करवट लेके कर सकती हैं। किसी भी अवस्था में आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। प्लीज़ ध्यान दें कि ये जो कमेंट्स हो रहे हैं वो थोड़ा वैचारिक रूप से कमेंट्स करिए।
चलिए हम अपनी एक्सरसाइज के बारे में आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, कीगल एक्सरसाइज के बारे में। कीगल एक्सरसाइज में जैसा कि आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, जो कि हर महिलाओं को समझने बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें जब हम टॉयलेट्स रोकते हैं, बस वैसे ही ये एक्सरसाइज होती है। तो जब भी आप ये एक्सरसाइज करें तब यूरिन पास आउट करके करें। यूरिन आप कर चुकी हो, आप उसके बाद ही ये एक्सरसाइज करें। 5-6 टाइम जब भी आपको टॉयलेट्स आए तब आप टॉयलेट्स करिए और उसके बाद में ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम अपने योनि मार्ग को अंदर की ओर सक करते हैं, अंदर की ओर 10 सेकेंड्स होल्डिंग करते हैं और धीरे से रिलीज़ करते हैं। अब इसमें गलतियां क्या होती है? गलतियां ये होती है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पेल्विक मसल्स को या हिप्स मसल्स को इतना ज़्यादा तनावित कर लेते हैं, श्वास को रोक लेते हैं, जिससे ये एक्सरसाइज काम करने की बजाय आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय आपको जो प्रिकॉशंस दे रही हूँ, जो आपको समझना चाहिए वो समझिए कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं, इस दरमियान आपको अगर माँ श्वास नहीं ले पाती है तो श्वास, ठीक है, जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज बताई है, जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई है, उसका अभ्यास करके आपको ये एक्सरसाइज करना है। इनहेल किया, अंदर लिया और धीरे से 10 सेकेंड्स काउंट, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको काउंट करिए और धीरे धीरे उसको रिलीज़ करिए। इससे आपके पेल्विक मसल्स मजबूत होते हैं और डिलीवरी के बाद और डिलीवरी की जो यात्रा है उसमें आपको पेल्विक की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है, ये है कीगल एक्सरसाइज। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको यूरिन पास करने के बाद ही एक्सरसाइज करना है। आज का जो सत्र है वो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है और इस पर सबको ध्यान देना चाहिए, वैचारिक मतभेद को भुलाकर। हिमांश, कमेंट्स जो आ रहे हैं, शायद ये योग के अभ्यासी नहीं है। चलिए, शांत, वापस से हम इनहेल करेंगे। इनहेल और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। इनहेल, ये 4 एक्सरसाइज वापस मैं नाम रिपीट करना चाहूँगी। फर्स्ट, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सेकंड, एब्डोमिनल एक्सरसाइज। थर्ड, अनुलोम और विलोम, जिसे हम नाड़ी शुद्धिकरण भी कहते हैं। फोर्थ, कीगल एक्सरसाइज। ये 4 एक्सरसाइज आप 9 महीने तक कर सकती हैं और उसके बाद भी आप कर सकती हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तिमाही का कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 3 माही में ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। अब आगे की चर्चा करते हैं, हम न्यूट्रिशन पर आते हैं, जो कि पोषण से संबंधित है, जो महिलाओं को समझना है, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा मानसिक जो परेशानी होती है जब भी वो गर्भ धारण करती हैं तो वेट से रिलेटेड परेशानी होती है। तो जैसे कि आता है, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि खान पान अच्छा होना चाहिए, सही डाइट होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, आपकी सही डाइट होनी चाहिए, लेकिन आपको वेट से लेकर ये परेशानियां आपको नहीं झेलना चाहिए, क्योंकि जब गर्भ आप धारण करती है तो 10 या 12 केजी वेट बढ़ना मामूली सी बात है। लेकिन अगर आप सही न्यूट्रिशंस लेती हैं और सही व्यायाम करती हैं, सही योग करती हैं, तो ये समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी। आप इससे निश्चिंत रहें और आपकी ये जो जर्नी है, जो माँ बनने का सुख है, उसे आप और अपने शिशु
दोनों का आनंदित करेंगी अपनी इस यात्रा के साथ में। तो हम आते हैं पोषण की बात पर कि गर्भ अवस्था में महिलाओं को क्या उचित पोषण होना चाहिए। गर्भ अवस्था में महिलाओं का उचित पोषण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स, मिनरल, पानी, आयोडीन, फोलिक एसिड्स, सोडियम, जिंक, ये सब होने चाहिए। मतलब समुचित फुल न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसे सही पोषण कहे जाते हैं। और यही सही पोषण एक उचित मात्रा में होते हैं। उचित मात्रा कैसे कि हर एक की, जैसे आपका विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो डॉक्टर्स आपको आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल महिला से प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, कोई बात नहीं सर, कुछ ऐसे दिमाग वाले इंसान भी होते हैं जिन्हें हमें झेलना पड़ता है, पर हम योग के अभ्यर्थी हैं, शांत रहते हैं। धन्यवाद सर। तो बात आती है हमारे न्यूट्रिशन की। जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उचित डाइट लीजिए जिसमें फोलिक एसिड्स की मात्रा आपको 3 महीने के लिए दी जाती है। फोलिक एसिड्स क्या होता है? फोलिक एसिड्स ये चीज़ है कि जब भी आप गर्भ धारण करती हैं तो 3 महीने के अंदर आपको डॉक्टर्स दिया जाता है, ताकि आपका गर्भ आपके शिशु को रखने के लिए समर्थ हो सके, मजबूत हो सके, आपके गर्भ में आपके शिशु का प्रोटेक्शन हो सके और गर्भपात की समस्याएं आपके सामने ना रहे। 3 महीने का जो पीरियड्स होता है, जो बहुत सेंसिटिव पीरियड्स होता है महिलाओं के लिए, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए कि हाँ वो शिशु को जन्म देने वाली है, तो इस पीरियड्स में सही खान पीन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं प्रोटीन डाइट्स पर। प्रोटीन डाइट्स क्यों लेना चाहिए? प्रोटीन डाइट्स इसलिए लेना चाहिए ताकि जो गर्भाशय का विकास हो और आपके शिशु का विकास हो वो अच्छी तरह से हो पाए और उसके मस्तिष्क का पूरा जैसे शरीर के हर एक अंग का विकास सुव्यवस्थित तरीके से होना, इसीलिए प्रोटीन डाइट को हमारे खाने में रखना बहुत ज़रूरी है। अब खाने में प्रोटीन्स में क्या क्या हम ले सकते हैं? तो खाने में हम दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, पनीर की चीज़ों से बने, पनीर की कुछ भी, मतलब दूध से बनी, मिल्क प्रोडक्ट से बनी कुछ भी चीज़ें, चाहे वो मिठाई हो, चाहे उससे बना हुआ कोई भी नमकीन, जैसे नमकीन लस्सी, जिसे किसी मीठा पसंद नहीं होता है तो वो इस तरह से प्रेफर कर सकती हैं। इसके बाद में आप प्रोटीन में दालें ले सकती हैं, दालों में सही तरीके से प्रोटीन मात्रा होती हैं, तो आप दालें ले सकती हैं। इसके बाद में आते हैं कैल्शियम पर। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शिशु की हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत, तो इसे आहार में शामिल करना चाहिए। अब इसका सोर्सेस क्या होता है? इसका सोर्सेस हम दूध है, मेथी है, अंगूर है, चीज़ है, अंजीर है, बाजरा है, ये सब कैल्शियम के सोर्सेस होते हैं। यहाँ पे चूँकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं नॉनवेज डाइट शामिल नहीं कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डाइट शामिल कर सकती हैं, लेकिन हम शिशु के ये 9 महीने के पीरियड्स में सात्विक आहार लेना ही प्रेफर करते हैं, सात्विक आहार। थर्ड, फोलिक एसिड्स के बारे में आपको मैंने समझाया कि फोलिक एसिड्स क्यों ज़रूरी है। अब इसके सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस इसमें दाल आप ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें फोलिक एसिड्स को कवर करती हैं, आपको सही न्यूट्रिशन देती है फोलिक एसिड्स का। इसके बाद हम बात करते हैं पानी की। तो पानी क्यों? पानी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ होता है, हमें हाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है।
इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। और गर्भवती महिलाओं को 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। विटामिन्स में सारे तरह के विटामिन्स आते हैं। विटामिन सी से लेकर कुछ शरीर में घुलनशील होते हैं और कुछ पेट में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। 30 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, जिसमें कुछ शरीर में और कुछ रक्त के द्वारा घुलनशील होते हैं और कुछ फैट के द्वारा आपको पाए जाते हैं। तो विटामिन्स का सही स्रोत है हरी सब्जियां, दलहन, दूध। ये सब विटामिन्स की मात्रा को आपके शरीर तक पहुंचाती हैं। और मेन विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स डी आपको लेना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है हमारा सनलाइट, हमारा सूर्य भगवान। तो गर्भवती महिला या फिर कोई भी महिला हो या कोई भी इंसान हो, उसे 15 से 20 मिनट की धूप लेनी ही चाहिए विटामिन डी के लिए। इसमें एक गलती ये होती है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग के टाइम की धूप नहीं ले पाते हैं, तब आप सोचते हैं कि हमने मॉर्निंग के टाइम की ही धूप सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दिन में कभी भी 5 या 10 मिनट की आप धूप ले सकते हैं, लेकिन विदाउट क्रीम लगाए हुए, क्योंकि जो सनस्क्रीन आती है वो आपकी त्वचा तक आप धूप नहीं पहुंचने देती है। इससे आपको जो विटामिन डी मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। तो जब भी कोशिश करें कि आपको धूप में रहने का मौका मिले 5 या 10 मिनट, ज़्यादा से नहीं तो गर्मियों में सन बर्न हो जाता है, वैसा भी नहीं बोलूँगी। तो तब भी आप धूप में रहें और विदाउट एनी लोशन, किसी भी क्रीम का इस्तेमाल ना करके। फोर्थ जो आती है डाइट, इसमें आता है आयोडीन्स। तो आयोडीन्स आपके पोषण में, आपके वेजिटेबल्स में, आपके अनाज में होता है और इसका रिसोर्सेज हम नमक लेते हैं। आयोडीन से हमारे शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है। इसके बाद हम आते हैं जिंक पर। जिंक भी एक शिशु के विकास को करने में, जिससे जिंक की कमी से क्या होता है कि हमारे शरीर में हमें भूख की कमी महसूस होती है। कभी कभी गर्भवती महिलाओं का वजन कम होने लग जाता है क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती। क्यों होता है? वो जिंक के कारण होता है कि जिंक का सोर्सेस हमें नहीं मिलता है, तो जिससे त्वचा रोग हो जाते हैं, रैशेस होने लग जाते हैं और हमारे शिशु के लिए भी अच्छा नहीं होता है अगर इसका लेवल कम हो। तो ये हम हरी सब्जियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां नहीं खाती हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर से मल्टीविटामिन्स के द्वारा अपने शरीर को अपने शरीर में इसका इंटेक करें। मल्टीविटामिन्स के द्वारा आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन्स देते हैं इस समय, अगर आप सही तरह से पोषण नहीं लेती हैं तब। अब इसके बाद आयरन आते हैं। तो आयरन बहुत ज़रूरी है गर्भवती महिला के लिए। ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर आपके अंदर प्रॉपर नहीं है, ब्लड आपके शरीर में प्रॉपर नहीं है, तो फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर को मिलती है, जिससे रक्त हमारे सारे शरीर को मिलता है, जो हम खाते हैं उसमें हर चीज़ का न्यूट्रिशन फेफड़ों ऑक्सीजन के द्वारा, रक्त के द्वारा हमारे शरीर को मिलता है, वो नहीं मिल पाता है। तो आयरन लेना, क्योंकि आयरन के ही द्वारा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहता है। तो आयरन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन आप शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब आप गर्भावस्था में हैं, फर्स्ट महीने से लेकर 9 मंथ तक आपको चलता है और उसके बाद भी चलता है। एक गर्भवती महिला में आयरन का लेवल नॉर्मल महिला से ज़्यादा होता है और डिलीवरी के बाद आयरन के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि शिशु अब हमारे हाथ में होता है, शिशु हमारे सामने होता है। तब स्तनपान कराने वाली महिलाओं में आयरन के लेवल को और ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये तो हुई बात आयरन्स की। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सोर्स की। तो इसका सोर्स क्या है? आप अनाज से ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से ले सकते हैं,
किशमिश से ले सकते हैं, सूखे मेवे से ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों में फुल तरीके से पूरा न्यूट्रिशन होता है, जिसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम्स और अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिलते हैं। अब क्या क्या किस प्रकार की डाइट हमें डेली रूटीन में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर 1.5-2 घंटे के अंदर हमें छोटे छोटे स्नैक्स लेने चाहिए। ज़्यादा पेट फुल भी नहीं, एक साथ एक सीटिंग में आप इतना भरपूर नहीं खाइए, क्योंकि वो आपको एक तो आलस देगा, दूसरा आपकी जो क्षमताएं हैं, वर्किंग है, वो आपकी क्षमताओं को कम कर देगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के उपरांत सही डाइट लेते जाइए। अब बहुत सारी महिलाओं का ये रहता है कि हमें वेट का भी वेट मैनेजमेंट भी आज की जो पीढ़ी की सोच है कि भैया हमें शुरू से ही फिट रहना है, ताकि डिलीवरी के बाद में फिट रहने के साथ साथ हमारे शिशु का पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलना और उसका विकास भी सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बीच में जो भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनकी एक क्वांटिटी बनाते हैं कि इतना जो आपकी न्यूट्रिशंस होती हैं, जो आपकी योगाचार्य आपको समझाती हैं कि इस हिसाब से आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है। और आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, सीजनल ड्राई फ्रूट्स। जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको गर्मी करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गर्म करेगा, ये शिशु के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीजनल खाती हैं कि इस सीज़न में ये आपको लाभदायक होती है, इसी तरह से फ्रूट्स भी अगर आप हाइब्रिड्स ना खाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फाइबर वाले खाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जूस रेफर ना करते हुए डायरेक्ट फ्रूट्स खाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेशे, फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हम इसको जूस बनाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है और उसमें न्यूट्रिशन का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमें वो जो लेवल होना चाहिए न्यूट्रिशन का वो नहीं मिल पाता है। तो जैसा आप फ्रूट्स ऐसे ही खाइए। अगर आपको नहीं भाता है तो थोड़े थोड़े जो भी आपको पसंद है, चाहे वो मैंगो हो, चाहे कुछ भी हो, आप फ्रूट्स हर तरह के खाइए। नारियल पानी, तो बहुत सारी ऐसे भ्रांतियाँ रहती है कि नारियल नहीं खाना चाहिए, बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नारियल पानी सही न्यूट्रिशन, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब उसमें स्मेल वगैरह नहीं आना चाहिए, आपको फ्रेश। अगर आपके पास नारियल पानी नहीं है तो आप कोई भी आजकल ग्लूकोज है या फिर कुछ भी आप जैसे इसमें नींबू ले लिया, जिसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं। और फ्रूट्स में आप पपीता भी खा सकते हैं, क्योंकि पपीता में ए और सी दोनों विटामिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर पपीता के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, आपने सुना होगा कि पपीता तो गर्भपात करता है, लेकिन कैसे गर्भपात करता है? पपीते को अगर आप कच्चा पपीता खाते हैं तो वो बिल्कुल आपको हानि पहुंचाएगा। कच्चा पपीता खाना आपके पलने वाले शिशु के लिए हानिकारक होता है, तो रॉ कच्चा पपीता नहीं खाएंगे। लेकिन जब पपीता पक जाता है तो उसमें न्यूट्रिशन, विटामिन ए और विटामिन सी की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। तो आप पपीता भी खा सकती हैं, लेकिन वो पका हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप सारे फ्रूट्स खा सकती हैं, लेकिन वो सीजनल हो, सीज़न के हिसाब से, हाइब्रिड्स ना हो। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी भी योगाचार्य के निगरानी में रहकर ही करें, क्योंकि ये जो 9 महीने की जर्नी है, इस समय आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर एक का शरीर का टाइप अलग रहता है, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, तो वो ध्यान में रख के करें। इसी के साथ मैं समापन के लिए आग्रह करूंगी, धन्यवाद करूंगी वापस से राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी
आपके लिए, आपको लाभान्वित करेगी, होने वाली माँ को लाभान्वित करेगी। और आपके इस सुख में जो भी महिलाएं गर्भवती हैं या गर्भ धारण करने के लिए सजग हैं, कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कि उनकी ये 9 महीने की जर्नी बहुत आनंदपूर्वक और सुखपूर्वक हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।